कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी में कांटे की टक्कर है। 123 सीटों पर एनडीए और 125 सीटों पर इंडिया आगे है। 11 सीटें अदर्स के खाते में। यूपी में समाजवादी पार्टी को भारी बढ़त है। ये तमाम ब्रेकिंग न्यूज आप तक देख रहे हैं, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नसीम सोलंकी आगे चल रहे हैं। सीसामऊ से बरहेट सीट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं। ये लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहां कौन आगे है, कौन कहां पीछे है, ये आप देख रहे हैं। गांडेय सीट से कल्पना सोरेन आगे चल रही हैं। कल्पना सोरेन जिनकी डिमांड काफी रही, वो आगे चल रही हैं। इधर 259 सीटों के वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं। इस बीच 288 में से 273 सीटों के जो आंकड़े हैं, रुझान है, वो हम तक हैं। और जिसमें 130, 132 और यहां पर देखिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। बीजेपी 69 सीटों पर 69 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस पार्टी 58 सीटों पर आगे है। और नालासोपारा के बहुजन विकास आघाड़ी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तमाम खबरें आप तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हितेंद्र ठाकुर हैं जो वसई से, वो आगे चल रहे हैं। बिहार की खबर भी यहां पे, बिहार आरजेडी के रोशन कुमार आगे चल रहे हैं। बिहार में आरजेडी के रोशन कुमार आगे चल रहे हैं। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं अभी इस वक्त की पल पल की रिपोर्ट, रुझानों के आधार पर क्या चल रहा है, कौन आगे कौन पीछे, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं हमारे इसी चैनल पर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं बने रहिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको दिखा रहे हैं सबसे तेज नतीजे, सबसे तेज रुझान, जिसमें 81 की 81 सीटों के रुझान झारखंड में आ गए हैं, जिसमें 42 सीटों पर 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। एनडीए 31 सीटों पर आगे है। और इधर महाराष्ट्र में देखिए तो एनडीए 130 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन 132 सीटों पर आगे है। जरा जल्दी से आना चाहता हूं इधर मानसी आपके पास। मानसी, जरा ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आधार पर, और डॉक्टर दीपक पासवान जी को जोड़ना चाहते हैं। जी दीपक जी, दीपक जी की आवाज बढ़ाइए। जी जी, जब इंडिया और एनडीए कुनबे की बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो हम ये जो अदर्स के जो 11 हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखिए, ये जो हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर, मतलब वसई और नालासोपारा में जो चुनाव लड़ रहे हैं बीवीए से, ये दोनों पिता पुत्र हैं। ये बाहुबली है वहां के उस पूरे के पूरे क्षेत्र के। किसी भी हालत में अब ये जो विनोद तावड़े वाला मामला हुआ है नालासोपारा में 5 करोड़ जब पकड़ाए थे, तो अब बीवीए जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम सपोर्ट नहीं करेगा। ये थोड़ा सा और स्कैन करने की जरूरत है कि ये जो 11 अदर्स जो आगे चल रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो संभवतः, मेरा अभी तत्काल का अनुमान है कि वो भी इंडिया के पक्ष में जा सकते हैं। कम से कम 2 उम्मीदवार तो मुझे स्पष्ट नजर आ रहे हैं कि जो अगर जीतते हैं, और वो शायद जीतेंगे भी, क्योंकि जितेंद्र ठाकुर वहां पर 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। और ये जो क्षितिज ठाकुर है, ये भी शायद एक बार विधायक रह चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर ये जीतते हैं तो इंडिया की ताकत को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और जो मैं उस बात को मैं पूरा कर दूं, पिछले राउंड में जिसके बाद कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी, उसमें मैं ये कह रहा था कि अजीत पवार गुट को अब अगर अपना अस्तित्व बचाना है और उन्हें चॉइस करनी होगी कि हमें किधर जाना है, तो उनकी पसंद जो है थोड़ा सा सिर झुकाकर वो शरद पवार के साथ ही चले जाएंगे, या कम से कम इंडिया गठबंधन के चले जाएंगे, ताकि उनका अपना अस्तित्व का जो सवाल है वो बचा रह जाए। आगे पीछे मुख्यमंत्री का पद, उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो आगे पीछे आता रहेगा। पहली बात है कि आप अपनी पार्टी को बचाएं, और पार्टी को बचाने की जब नौबत आएगी तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मानसी, आपके पास आना चाहता हूं, और कैसे आप देखती हैं इन आंकड़ों को? 273, 288 में से कांटे का मुकाबला इधर भी, और उधर रुझानों के आधार पर बहुमत के आंकड़े को ऑलरेडी छू चुका है इंडिया गठबंधन वहां झारखंड में। जी बिल्कुल राजीव जी, बोलना चाहूंगी इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही है महाराष्ट्र और झारखंड, और कांटे की टक्कर चल रही है इंडिया और बीजेपी एनडीए के साथ में। लेकिन इस बीच जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि इस बार जो है महिलाओं का डंका बजता दिख रहा है। अपने वायनाड की अभी आंकड़े दिखाए, जिस तरह से वायनाड में प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं, तो बात करें कल्पना सोरेन की गांडेय सीट से, तो वो भी वहां पर आगे चल रही है। और सीसामऊ सीट जिस पर उपचुनाव हुए हैं, वो नसीम सोलंकी, वो भी आगे चल रही है यूपी में समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार हैं। तो देख सकते हैं कि इस बार जो चुनाव है ना, काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। और इस वक्त दिखाई दे रहा है जिस हिसाब से कि महिलाएं जो हैं, जो तीनों महिलाएं हैं इस वक्त, वो आगे चल रही हैं। और अभी तो रुझान आने बाकी है, जिस हिसाब से चल रहा है तो बराबरी की टक्कर चल रही है। ये तो अब राजीव जी आने वाले समय पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां नजर आ रही हैं, कांटे की टक्कर नजर आ रही है।
बिल्कुल बिल्कुल कांटे की टक्कर, और इस टक्कर में कौन आगे कौन पीछे लगातार। महाराष्ट्र के आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं प्रशांत टंडन जी। महाराष्ट्र के आंकड़े देखिए, 132 130, 11 अदर्स, 273 में से। और सबसे बड़ी बात कि अजीत पवार किधर रहेंगे? अजीत दादा, एक बड़ा सवाल है। अजीत दादा को जोड़ दीजिए अगर इंडिया में, तो इंडिया की सरकार, अजीत दादा उधर हैं एनडीए में, लेकिन सरकार बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो बात तो यही बनेगी कि इंडिया गठबंधन में आ जाए, चाचा भतीजा एक हो जाए। यह भी हो सकता है। हम लोग, आप याद कीजिए, इनके क्षेत्र में गए थे, हालांकि अभी ये पीछे चल रहे हैं, लेकिन बारामती हम लोग जब गए थे, गांव गांव घूम के आए, हम लोगों ने देखा कि अजीत दादा को चाहने वाले लोग भी काफी हैं, और शरद पवार को चाहने वाले लोगों की तो कमी है ही नहीं। क्या कहेंगे? अजीत पवार ने शानदार तरीके से कमबैक किया है और बोल्ड स्टैंड लिया उन्होंने नवाब मलिक के मामले पे, बोल्ड स्टैंड उन्होंने लिया कटो के मामले में, और उसका असर दिखाई दे रहा है कि अजीत पवार को वहां पे मुस्लिम सपोर्ट भी है। बात जो मैं कहना चाहता हूँ राजीव जी, कि अजीत पवार एनसीपी और शिवसेना शिंदे अब ये एक पॉलिटिकल फोर्स है। अब ये फार्म हाउस में बनी हुई पार्टियां नहीं है। अब जनता के वोट के मुताबिक ये के हिसाब से ये पॉलिटिकल फोर्स है। ये पॉलिटिकल फोर्स अब बनी रहेंगी, और इनके बने रहने के लिए बिल्कुल आवश्यक है, जैसा दीपक जी ने कहा, कि इनको विपक्ष के साथ आना होगा। अगर ये बीजेपी के साथ जाएंगे तो इनका हाल बीजेपी जैसा होगा, इनका हाल बीआरएस जैसा होगा। ये नहीं चाहेंगे। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अब इस पे बात होगी दोपहर के 12-1 बजे तक। अभी 1-2 घंटे बाद ये इस पे विमर्श शुरू हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सिर्फ एकनाथ शिंदे बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अगर वो ना रहे तो बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाए। उनकी पूरी कोशिश ये होगी। ये बड़ा हमको निगाह रखनी पड़ेगी। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव जी, वो ये जो भाई शकील जी ने बात कही कि बीजेपी ने झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह बहुत जहरीला कैंपेन किया। झारखंड में वो गए बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में, और झारखंड जवाब दे रहा है उसका। आंकड़ों के हिसाब से अभी जो स्क्रीन पे आंकड़े हैं, स्पष्ट तौर पे जेएमएम प्लस या जेएमएम कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएमएल, इसको बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कमबैक उनका हो रहा है। एंटी इनकम्बेंसी को हराते हुए, कॉर्पोरेट ताकत को हराते हुए, जहरीले कैंपेन को हराते हुए, राजीव कुमार को हराते हुए, मैं कहूंगा ये राजीव कुमार को भी हराते हुए, इलेक्शन कमीशन को हराते हुए, ये सब अगर हो रहा है तो ये शानदार प्रदर्शन है। इसका मतलब है कि जनता का बहुत बड़ा फोर्स उनके साथ है, जो पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ फोर्सेस वहां पे, कॉर्पोरेट की, मीडिया की, व्हाट्सएप ग्रुप की, तमाम सारी फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन की पक्षपातपूर्ण रवैये की, पैसे की ताकत, ये सब दिखाई दे रही है। पैसे की ताकत कैसे चल रही थी वो हमने विनोद तावड़े का वीडियो देख लिया महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भी बटोगे तो कटोगे नारा नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नारा चल रहा होता तो एनडीए को इस वक्त क्लीन स्वीप हो रहा होता, बीजेपी का और एनडीए का, तो वो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और वोट दे रही है, बड़ी संख्या में वोट दे रही है, जिसका असर कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि पैसे की ताकत, चुनाव आयोग का पक्षपातपूर्ण रवैया, ये सब चीजें हैं। अब झारखंड में चीज देखिए, आप चाहता हूं आप लोगों के बीच जरा सोचिएगा। महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं। आप देखिए, बीजेपी 69, शिवसेना शिंदे गुट 38 सीटें, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट देखिए कितनी सीटें, 42 सीटें, 38 और 42, 80 सीटें होती हैं, दोनों मिल जाए। और इधर अजीत दादा और शरद दादा दोनों, शरद पवार अजीत पवार दोनों मिल गए, 34 सीटें और 21 सीटें, यहां हो जाती हैं 55 सीटें, 34, 21, 55। अब ये अगर सब सिमट के एक तरफ आ गए तो बीजेपी कहां रहेगी? हो तो सकता है
शिंदे साहब को भी मुख्यमंत्री बनना है, अजित दादा को भी उप मुख्यमंत्री पद चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए। क्या ऐसा संभव नहीं है? क्या ये नहीं हो सकता? कहीं लिखा तो है नहीं बिल्कुल कि तलाक देने के बाद ऑफिशियली बिल्कुल कोर्ट में जाके हम तलाक देंगे तभी अलग होंगे। यही बात राजीव जी मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी या महाविकास आघाड़ी की इस वक्त जो टारगेट होगा, इस वक्त जो उनका उद्देश्य होगा, वो अडानी, राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को पीछे करने का होगा। और उसके लिए वो कोई भी जुआ खेलेंगे, कोई भी गैम्बल करेंगे। वो गैम्बल का में एकनाथ शिंदे भी एक चेहरा हो सकते हैं फिलहाल के लिए। आगे की देखी जाएगी। ये महाराष्ट्र की बहुत दिलचस्प कहानी होगी। दूसरा, झारखंड में चंपाई सोरेन नहीं काम आए। झारखंड में जो तमाम जहरीला कैंपेन था वो नहीं काम आया। ये भी एक नोट करने वाली बात है कि चंपाई सोरेन का इन्वेस्टमेंट नहीं काम आया। वो चश्मा बनवाने दिल्ली आए थे, तो चश्मा अगर उनका ठीक बन गया होता तो अभी कहानी कुछ और होती झारखंड में। जी राजीव, चश्मे से दिख नहीं रहा था, एक्चुअली चश्मा ठीक बना नहीं, और अगर ठीक बन जाता तो सही सही देखते और सही डिसीजन लेते। वो पहचान नहीं पाए चेहरा सामने किसका है, नकाब में है या बेनकाब है। ये सारी चीजें यहां पर चंपाई सोरेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और झारखंड की 81 सीटें, 81 में से 44 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है, जबकि एनडीए 32 सीटों पर सिमट कर यहां रहता हुआ दिखाई दे रहा है और 5 सीटें अदर्स के खाते में। मजेदार तथ्य यह है दोस्तों कि 276 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे जो हैं वो आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट नहीं बल्कि रुझान आ रहे हैं। और रुझानों में आप देखिए कि इंडिया गठबंधन 136 सीटों पर, 136 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है, जबकि यहां पर 128 सीटों पर एनडीए आगे है। बीजेपी 71 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट 38 सीटों पर आगे है, और एनसीपी अजित पवार गुट जो है वो 19 सीटों पर आगे है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 42 सीटों पर आगे है। अगर शिवसेना एक हो जाता है, यानी उद्धव और शिंदे गुट एक हो गए, तो इन दोनों को मिलाकर 80 सीटें होती हैं, और 80 सीटें बीजेपी की 71 सीटों से ज्यादा हैं। रुझानों की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। और वैसे में क्या यह हो सकता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर कहा जाता है, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। इसीलिए यह हो सकता है। यह क्यों नहीं हो सकता? जब शिंदे अलग हो सकते हैं उद्धव ठाकरे से, जब अजित दादा अलग हो सकते हैं शरद पवार से, तो यह क्यों नहीं हो सकता? अमलेंदु उपाध्याय जी। बिल्कुल हो सकता है राजीव जी। आपको याद होगा कि जिसमें एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी और गए थे, उस समय भी उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर तुमको मुख्यमंत्री बनना था मुझसे एक बार बोल देते। इस बीच ये ब्रेकिंग खबर जरा पहुंचा दो, और फिर आपके पास आता हूं। वायनाड से 20,000 मतों से आगे चल रही है, 25,000 मतों से प्रियंका गांधी आगे चल रही है। प्रियंका गांधी कितनी सीटों, कितने मतों से जीतती हैं, कितना बड़ा अंतर लेकर जीतती हैं, आज यही देखना होगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बढ़त है। 9 सीटों में से कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है, यह जल्दी हम आप तक पहुंचाएंगे। सीसा मऊ और करहल से समाजवादी पार्टी अलग। देखिए ये आने लगी खबरें। सीसा मऊ का जिक्र कर रही थी हमारी साथी मानसी, और यहां सीसा मऊ से फूलपुर और प्रयागराज से भी समाजवादी पार्टी आगे है। तो 2-2 4 सीटें हो गई, 9 में से 4 सीटें यहां समाजवादी पार्टी आगे है। और योगी आदित्यनाथ की किस्मत भी इन्हीं सीटों पर के इर्द गिर्द घूम रही हैं। वो आपने तस्वीर देखी होगी, एक पुलिसकर्मी, 2 महिलाएं उनके ऊपर पिस्टल ताने हुए, पिस्टल तान करके, और कह रहा है कि वोट नहीं देना है, और वो आगे बढ़ रही हैं। यह तस्वीर इसी लोकतंत्र की है, इसी देश की है जो देश 75 साल पहले आजाद हुआ था। इसी देश की वो तस्वीर आपने देखी है। दिल दहला देने वाली तस्वीर इसलिए कहूंगा, हालांकि गोली नहीं चलाई गई, लेकिन फिर भी वो दोनों महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और वोट देने जा रही हैं। यही वोट की ताकत है, और वो ताकत यहां पर आज दिखाई दे रही है। मानखुर्द से समाजवादी पार्टी के अबू आजमी आगे चल रहे हैं, यहां नवाब मलिक पीछे चल रहे हैं, और ये बात महाराष्ट्र की है। नवाब मलिक पीछे चल रहे हैं, अबू आजमी आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में रुझानों में यहां देख लीजिए 276 सीटों के रुझान आ गए हैं सामने, 136 सीटें, और यहां पर इंडिया गठबंधन आगे है 136 पे, एनडीए 128 पे। वायनाड से 25,000 वोटों से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, आप अपनी बात रख रहे थे, और क्यों नहीं हो सकता कि ये सारे दल
एक साथ आ जाएं, शिवसेना एक हो जाए, एनसीपी एक हो जाए, और ये अगर एक हो गए तो फिर इंडिया गठबंधन के बल्ले बल्ले। यहां बचाना धारावी को है, बचाना मुंबई कैपिटल राजधानी, जो कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है हिंदुस्तान की, उसको बचाना है। अगर ये बात कांग्रेस सोचेगी तो कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में यहां नजर आ रही है, 60 सीटों के साथ सबसे आगे अपने गुट में। क्या कहेंगे? बिल्कुल राजीव जी, ये आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है अभी, और जिस तरह से परिणाम की तरफ बढ़ रहा है, मतलब रुझान जो बढ़ रहे हैं, अब ये नए समीकरण होंगे। और कल भी हम लोग राजीव जी न्यूज पॉइंट में चर्चा कर रहे थे कि न्यू अलाइनमेंट्स होंगे, मतलब चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद नए तरीके से समीकरण बनेंगे, नए गठबंधन होंगे। तो नए गठबंधन की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। एनसीपी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे जो है, ये महायुति छोड़कर अब इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये साफ समझ में आ रहा है। चूंकि बीजेपी किसी भी हाल में एकनाथ शिंदे या अजित पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, और अगर नहीं बनाएगी तो ये बीजेपी के साथ क्यों रहेंगे? फिर ये अपने घरों को जाएंगे जहां से आए हैं, और वहाँ उनको संभावनाएं ज़्यादा होंगी, खुलकर काम करने की चीज़ें ज़्यादा होंगी। कोई अमित शाह आगे डराएगा नहीं इनको। तो ये बहुत सारी चीज़ें राजीव जी इनके साथ होंगी। तो ये चीज़ें अब बढ़ रही हैं, और अब देखना होगा हमको कि शाम तक जो है क्या स्थिति बनती है। राजीव जी, बिल्कुल, शाम तक क्या स्थिति बनती है ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे तमाम साथी यहां बने हुए हैं। शकील अख्तर जी के पास आना चाहता हूं जल्दी से। शकील जी, जो बातें हम लोग कर रहे हैं, क्या ऐसी संभावनाएं नहीं बन सकती हैं? बहुत कुछ यहां दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नजदीक से आप देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इस बीच ऊपर आप देखिए झारखंड के आंकड़े जो हैं रुझानों में, अब जब बैलेट पेपर खुल चुके हैं, बैलेट पेपर के बाद ईवीएम खुल चुकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुल चुकी हैं, 46 सीटों पर इंडिया गठबंधन। और हमारे जो यहां पर अपने जो एग्जिट पोल थे, वो कहीं ना कहीं उसके करीब हम इन आंकड़ों को देख रहे हैं। जरा क्या कहेंगे आप शकील अख्तर जी, खासकर महाराष्ट्र के आंकड़े? 276, 288 में से 73 सीटों पर बीजेपी और 61 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आमने सामने का मुकाबला यहां पर 129 और 135 का। देखिए, महाराष्ट्र में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को ग्रेस देना शुरू करने का समय आ गया है। अब वो ग्रेस मार्क्स देंगे, लेकिन वो ग्रेस मार्क्स कितना काम करेंगे, कितना नहीं करेंगे, ये इस पर निर्भर करता है कि शरद पवार, रमेश चेन्नीथल्ला और संजय राउत, इन तीनों ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये तीनों जो है, शरद पवार पार्टी के, रमेश चेन्नीथल्ला कांग्रेस के वहां इंचार्ज हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है। यूथ कांग्रेस में जो सबसे बड़ा नाम रहा राजीव गांधी के टाइम। जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आवाज अचानक चली गई है, लेकिन यहां बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें। और आप 276 के आंकड़ों को देखिए, 276 में से आ गए शकील अख्तर जी। जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए शकील जी। जी, और संजय राउत जो है वो बहुत अच्छी तरह से शिवसेना की राजनीति कर रहे हैं, और चीजों को संभालने के लिए उनका बड़ा योगदान है। तो ये तीनों जो आप बोल रहे हैं, उस दिशा में इन तीनों के पास काम है अपना, और वो सब इस दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सबकी समझ में आ रहा है कि ये सरकार अगर बनेगी तो बीजेपी की बनेगी। वो महायुति का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 26 तारीख तक की जो डेडलाइन रखी है वो बीजेपी के फायदे के लिए ही रखी गई है। उससे बीजेपी का ही फायदा होगा। या तो बीजेपी का सीएम ले लो, या बीजेपी का सीएम आपको नहीं लेना तो राष्ट्रपति शासन बना के हम राज्यपाल के जरिए अपना काम चलाएंगे, और फिर जब अनुकूल स्थितियां हो जाएंगी हमारे साथ आ जाओगे, तब सरकार बना लेंगे। तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लिए ये स्थिति बहुत ही खतरनाक है। इतनी खतरनाक है कि दोनों का अस्तित्व ही महाराष्ट्र की राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब जरा सी हम वायनाड की बात करें। यहां राहुल गांधी की वो बात याद आती है। राहुल ने कहा था कि अगर वाराणसी से बहन चुनाव लड़ लेती तो। आप देखिए कि बहन ने वायनाड से भी अपना पहला डेब्यू किया, पहला चुनाव लड़ा, तो कितने बड़े मार्जिन से वो अभी लीड कर रही हैं। और वायनाड से जीतने के बाद कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आएगा, एक बड़ा जोश आएगा। प्रियंका गांधी अभी भी, लेकिन
लेकिन एमपी के तौर पे जब वो काम आपको शकील करेंगे, जी प्लीज 1 मिनट रोकना चाहता हूं। महाराष्ट्र के से इतर ऊपर आप देखिए झारखंड 81 सीटें, 81 में से, जबकि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुल चुकी हैं और इंडिया गठबंधन 50 सीटों पर आगे है। इंडिया गठबंधन 50 सीटों पर आगे यहां रुझानों में और 29 सीटों पर एनडीए आगे। तो झारखंड में बल्ले बल्ले यहां दिखाई दे रहा है रुझानों में हेमंत सोरेन का। यह साफ दिखाई दे रहा है कि 50 सीटों पर हेमंत सोरेन, इंडिया गठबंधन, कल्पना सोरेन, यहां उनका जादू चल गया है, यह साफ दिखाई दे रहा है झारखंड। और इधर आप देखिए तो महाराष्ट्र विधानसभा में एक अलग तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। 288 में से 276 सीटों के रुझान जो आए हैं उसमें 73 सीटों पर बीजेपी आगे है, शिवसेना शिंदे गुट 37 सीटों पर आगे है, एनसीपी अजित पवार गुट 19 सीटों पर आगे है, शिवसेना उद्धव गुट 42 सीटों पर आगे है और एनसीपी शरद पवार गुट 32 सीटों पर आगे है, कांग्रेस पार्टी 61 सीटों पर आगे है, अदर्स के खाते में 12 सीटें, टोटल 135 सीटों पर लीड लेते हुए रुझानों के आधार पर यहां इंडिया गठबंधन और एनडीए जो है वो 129 सीटों पर आगे। कांटे का मुकाबला, इस मुकाबले में आगे सरकार कैसे बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या वो एकनाथ शिंदे होंगे या अजीत पवार होंगे, और क्या ये दोनों एनडीए में रहेंगे या इंडिया में आ जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पे चर्चा करेंगे। जरा शकील जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन ये भी बताइए क्या ये संभव है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे सब एकजुट हो जाएं, चाचा भतीजा एक हो जाएं? सब संभव है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जब शिवसेना टूट सकती है तो शिवसेना एक भी हो सकती है। शरद पवार की एनसीपी टूट सकती है तो शरद पवार की एनसीपी एक भी हो सकती है। लेकिन अभी हम जो कह रहे थे तो उसमें सबसे पहले तो बधाई देने का समय आपको आ गया है कि हमें याद है कि झारखंड में जो आपने बताया था, याददाश्त के आधार पर बता रहे, शायद 53 सीटें बताई थी इंडिया गठबंधन की, जहां तक हमें याद आता है। तो उसके करीब करीब तक इंडिया गठबंधन वहां पहुंच चुका है और बाकी जितने भी एग्जिट पोल हुए थे उनमें हमें याद नहीं है कि किसी ने झारखंड में जीतते हुए हेमंत सोरेन को या इंडिया गठबंधन को बताया हो। और इसी तरह महाराष्ट्र में भी जो कांटे का मुकाबला चल रहा है, अभी कुछ भी कहने की स्थिति नहीं है, लेकिन हमें याद है कि ज्यादातर एग्जिट पोल जो है, 7-8 एग्जिट पोल हमने देखे थे, उनमें सब में जो है बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में जो है महायुति की सरकार बनते हुए दिखा रहे थे। लेकिन यहां तो राजीव कुमार को जो मुख्य चुनाव आयुक्त ग्रेस मार्क्स देना पड़ रहे हैं, ग्रेस से उसे आगे बढ़ाना पड़ रहा है। वैसे तो हमें लगता नहीं है कि यह स्थिति होगी। खैर, तो हम ये कह रहे थे कि देखिए, चुनाव जो मजबूती से लड़ता है वही जनता पसंद करती है और उसी को फायदा होता है। ये चुनाव इस बात के लिए सारे विपक्षी दलों को याद रखना चाहिए और सबक लेना चाहिए कि मजबूती से चुनाव लड़ोगे तो आपको उसके परिणाम मिलेंगे। जो नाला सोपारा की बात हो रही है, नाला सोपारा में अगर हितेंद्र ठाकुर और उसके आदमी जाके वहां विनोद तावड़े को नहीं पकड़ते, उससे बड़ा फर्क पड़ा है। देखिए, हितेंद्र ठाकुर आगे चल रहे हैं, वहां पे उनके कार्यकर्ताओं में दम थी तो होटल के अंदर जाकर डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी सरकार है, और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव को पकड़ लेना कोई आसान बात है उसमें हाथ डालना, लेकिन पकड़ लिया उन्होंने। तो ये जो है मैसेज सबको समझना चाहिए कि इसका बड़ा महत्व होता है। और दूसरी बात, जो जैसी ये खबरें आ रही हैं कि आदित्य ठाकरे वहां से आगे चल रहे हैं, तो जो चंपई सोरेन का हमने वहां जिक्र किया था कि जो दल बदलू हैं उनको जनता बहुत अच्छा सबक सिखाती है। आदित्य ठाकरे के आगे बढ़ने का मतलब है मिलिंद का पीछे जाना। मिलिंद देवड़ा जो है उनको कांग्रेस ने, उनके पिताजी को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, लेकिन वो जो है जिस तरह से कांग्रेस छोड़ के गए, बिना कारण, कोई कारण से जाए, कोई वजह हो, तो कभी कभी समझ में आता है कि हाँ भाई ये बात हुई थी, ये विवाद हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। लेकिन ये लोग सिर्फ इसलिए गए कि वहां उन्हें सत्ता दिख रही थी। तो मिलिंद देवड़ा का पीछे रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदित्य ठाकरे का आगे बढ़ना और मिलिंद देवड़ा का पीछे रहना। अब इस संदर्भ में एक बात हम और याद दिला दें कि मीडिया कई चीजें दिखाता नहीं है, लेकिन चूंकि जिक्र वहां का हो रहा है झारखंड का, और झारखंड में सीपीआई एमएल भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो ये एक छोटा सा हम रेफरेंस बता दें कि देखिए नेता लोग कैसे होते हैं, इन नेताओं को आगे बढ़ाने का काम जनता करती है। सुदामा प्रसाद एक सीपीआई एमएल के एमपी हुआ करते हैं, उन्होंने अभी सोने चांदी के रेलवे से मिले हुए गिफ्ट वापस कर दिए। इसका भी असर पड़ता है चुनाव में।
झारखंड में इसका भी असर पड़ा। जो संसदीय समितियां होती हैं वो बाहर जाती हैं तो उन्हें छोटे मोटे तमाम विभाग जो है, मंत्रालय जो है, उपहार देते हैं। लेकिन रेलवे के एक संसदीय दल में सुदामा प्रसाद है, CPI-ML के सांसद एक ही हैं वो लोकसभा सदस्य, तो उन्हें जब सोने चांदी के सिक्के दिए गए तो उन्होंने कहा ये क्या है, उन्होंने वापस कर दिया। बड़ा लंबा लेटर लिखा। इसका असर पड़ा झारखंड के चुनाव में। बिहार से लगा हुआ है झारखंड बिल्कुल। क्या आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप ये सब, देश में रेलवे की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, रेलवे को व्यवस्था सुधारने के लिए आप काम करो। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं कि ये सब चीजें फैक्टर करती हैं। अडानी के मसले का भी बहुत बड़ा असर पड़ा है कि अगर अडानी नहीं बच सकता, अडानी से बड़ा कौन है देश में? राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश ही उनका है पूरा का पूरा। मोदी जी में हिम्मत नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार कर लें। तो अगर अडानी के ऊपर गिरफ्तारी वारंट आ सकता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त क्या चीज है? याद रखिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था। दिग्विजय सिंह के शब्द थे कि फांसी होगी, ये देशद्रोही काम है ये। और अभी राहुल गांधी ने कहा, मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था, इसी मुंबई में, कि धारावी की जमीन देना एंटी नेशनल काम है, चोरी से जमीन ले रहे हैं ये, ड्यू प्रोसेस से आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और उनके शब्द थे ये एंटी नेशनल काम है ये। तो ये एंटी नेशनल काम जो है, आता हूं जरा आंकड़ों को बताता हूं शकील जी, जरा आंकड़ों को बताता हूं। 81 सीटों पे ईवीएम से मतगणना का पहला घंटा पूरा हो चुका है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त ईवीएम से मतगणना का हो चुका है। और वायनाड में प्रियंका गांधी 51,000 वोटों से आगे चल रही हैं। वायनाड में प्रियंका गांधी 51,000 वोटों से आगे चल रही हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के करीब है। 81 सीटों में से 41 सीटें चाहिए, 81 सीटों की विधानसभा, 41 सीटें चाहिए। यहां पर इंडिया गठबंधन को 49 सीटें इंडिया गठबंधन को अभी रुझानों में आते हुए दिखाई दे रही हैं। 49 सीट्स इंडिया गठबंधन को आते हुए दिखाई दे रही हैं। एनडीए को यहां पर 30 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं अदर्स के खाते में। करहल से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। करहल उपचुनाव, वहां से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। सीसामऊ से समाजवादी पार्टी आगे है, सीसामऊ से समाजवादी पार्टी आगे है। फूलपुर से भी समाजवादी पार्टी आगे है। फूलपुर और प्रयागराज से भी समाजवादी पार्टी आगे। और अगर इन 9 सीटों में से मैक्सिमम सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत होती है तो बाबा आपका क्या होगा, यह सवाल पूछा जाएगा। यानी योगी आदित्यनाथ का क्या होगा, यह पूछा जाएगा। और यहां पर कुल सीटें 288 महाराष्ट्र सीटें कुल 278, और उसमें से आप जानते हैं कि 134 सीटों पर इंडिया, बहुत ही मजेदार गेम है यहां पर। ये पॉलिटिक्स जो बार बार कह रहा हूं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर, तो वैसे ही एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। क्या ये सारे बीजेपी को छोड़कर एक हो जाएंगे? आज शाम तक यह भी आपको खबर मिल सकती है कि शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट, ये दोनों अपने रूट में जाके मिल गए। यानी जहां से निकले थे वहां जाके मिल गए। शिवसेना शिंदे गुट, एकनाथ शिंदे क्या फिर से मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होंगे? 132 और 134 सीटों के आंकड़े, ये आंकड़े बहुत मजेदार हैं। आमने सामने का मुकाबला। लेकिन उधर झारखंड में घुसपैठिया नहीं चला। यह सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक रुझानों में 1 घंटे ईवीएम के खुल गए। फिंगर क्रॉस करके वो लोग बैठे जो इसको हरियाणा होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो हरियाणा होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो इसका फिंगर क्रॉस करके जरूर बैठे। और बकौल हमारे साथी शकील अख्तर जी, एक नया शेर पुराने शेर में थोड़ी सी तब्दीली के साथ साथ कि जिक्र होता है जब कयामत का तो हरियाणा की बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का तो हरियाणा की बात होती है। क्या आज फिर से हरियाणा की बात होगी या वो बात वहीं फुल स्टॉप हो जाएगी? राजीव कुमार जी ये आप ही बताएंगे। लेकिन सुबह 8 बजे से जो वोटों की गिनती शुरू हुई है, अब उम्मीद यही करते हैं कि राजीव कुमार जी आगे यही बताएंगे कि 8:30 नहीं 8 बजे से ही वोटों की गिनती होती है। आप देखिए लगातार बरहेट से यहां आप देख रहे हैं कि बरहेट से, गांडे से, इन दोनों जगहों से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन आगे चल रहे हैं। दोनों पति पत्नी भी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सर्टिफिकेट मिलने तक बूथ पर मुस्तैद रहे कार्यकर्ता, अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव ने यह कह दिया है साफ साफ
कि सर्टिफिकेट मिलने तक आप बूथ पे मुस्तैद रहिए। गुरदासपुर और बरनाला से आम आदमी पार्टी आगे है। उधर पंजाब में जो 2 सीटें हैं उस पे गुरदासपुर और ईवीएम से मतगणना का पहला घंटा पूरा हो गया है। फिंगर क्रॉस करके वो लोग बैठे जिनको, लेकिन इस बीच 288 में से 285 सीटों के जो रुझान है उसमें एनडीए एक बार फिर से 137 सीटों पर आगे है और 136 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। 136 से 137 रुझानों के आधार पर हम यहां देख रहे हैं कि आगे कौन पीछे कौन। यूपी में समाजवादी पार्टी को बढ़त है, 19 सीटों पर समाजवादी पार्टी, उसमें से माफी चाहूंगा 9 सीटों पर चुनाव, 9 की 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को ही ये सीटों पर लड़ने के लिए कहा और ये 9 की 9 सीटों में से मैक्सिमम सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। कुछ सीटों की तस्वीरें कुछ और नजर आई थी, कहीं पिस्तौल ताने हुए तो कहीं हाथ पर डंडा मारते हुए दिखाई दिए थे पुलिस प्रशासन के लोग। और ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जो तस्वीरें दिखाई दी हैं उस आधार पर बता रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं। चुनाव बहुत मजेदार है लेकिन चुनाव में धांधलियां भी रोकी जानी चाहिए और यह काम रोकने का काम जो है वो चुनाव आयोग का है। तो यहां बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में और भी बहुत कुछ हम पहुंचाएंगे। हमारी सहयोगी अंशिता यहां मौजूद हैं। अंशिता, जरा आपके पास ही आना चाहूंगा। आंकड़े अलग अलग आप देख रही हैं लेकिन इन आंकड़ों में मजेदार तथ्य महाराष्ट्र के नजर आ रहे हैं। कब क्या हो जाए पता नहीं। जी बिल्कुल राजीव जी, और महाराष्ट्र पर निगाहें एनडीए की भी हैं, इंडिया की भी हैं, जनता की भी टिकी हुई हैं और महाराष्ट्र चुनाव पर इसलिए ज्यादा निगाहें हैं क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन के कई नेताओं की तरफ से ये दावे किए गए हैं कि महाराष्ट्र नतीजों का ही वेट कर रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। हो सकता है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे अगर इंडिया गठबंधन के तरफ चले जाते हैं तो वहां पर स्थितियां बिहार में भी बदल सकती हैं और केंद्र में भी बदल सकती हैं। लगातार आपको याद होगा पिछले दिनों पृथ्वीराज चौहान है, उनका भी बयान आया था कि नायडू और नीतीश और तमाम घटक दल जो एनडीए के हैं वो इंडिया के संपर्क में है और बस जो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। तो ऐसे में इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं वो एनडीए की धड़कनें बढ़ाने वाली हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र भी जाए हाथ से, बिहार भी जाए हाथ से, झारखंड भी जाए हाथ से और फिर थोड़े दिन बाद केंद्र भी चला जाए हाथ से। तो ये स्थितियां यहां पर बन रही हैं राजीव। हालात कैसे बन रहे हैं उसको बयां कर रही है हमारी सहयोगी अंशिता और यहां हालात ऐसे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। प्रशांत टंडन जी, क्या माने महाराष्ट्र कुछ भी हो सकता है? देखिए 3-4 चीजें हैं राजीव जी महाराष्ट्र के अलावा भी। पहला घंटा जो ईवीएम का है वो क्या कह रहा है और ये ट्रेंड अब धीमे धीमे कंसोलिडेट होगा। झारखंड में हेमंत सोरेन के लीडरशिप में सरकार अभी तक जो है वो टिकी हुई है और सरकार वापसी की तरफ बढ़ रही है और ये ट्रेंड बरकरार रहेंगे तो हेमंत सोरेन सरकार वहां वापस बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन सरकार झारखंड में बना रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। अडानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अडानी का ट्रायंगल पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अडानी का ट्रायंगल क्या है? जो खनिज पदार्थ वाले 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, यानी अडानी की सरकार है। और झारखंड में नियत थी क्योंकि गोड्डा पावर स्टेशन भी है जिससे बांग्लादेश ने मना कर दिया बिजली देने से। झारखंड खनिज पदार्थ का राज्य है। वहां पे अगर हेमंत सोरेन वापस होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके की लीड पोजीशंस आ रही हैं उससे लग रहा है कि जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पे जेएमएम का दबदबा बरकरार है। बीजेपी का पिछली बार वहां खाता नहीं खुला था और बहुत विषाक्त प्रचार हुआ। वो प्रचार को जनता ने हराया है। चंपई सोरेन पे इन्वेस्टमेंट बीजेपी का बेकार गया, उनका चश्मा ठीक नहीं हो पाया। अब महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में राजीव जी हंग असेंबली की तरफ मामला बढ़ रहा है। पहले घंटे की अगर हम विवेचना करें तो हंग असेंबली बन रही है, यानी अब वहां पे 2 संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति शासन लगे और उसके बाद ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वहां की सरकार बनाए। दूसरी संभावना है कि पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन हो और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा अभी आपने कहा कि क्या महायुति रह पाएगी अगले 2 घंटे में, मुझको इसकी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहना चाहेंगे और इंडिया गठबंधन को भी अगर बीजेपी को दूर रखना है या अडानी को दूर रखना है
या अमित शाह मोदी को ताकत से थोड़ा सा ताकत घटानी है उनकी, तब उनको भी कोई परहेज नहीं होगा एक नाथ शिंदे शिवसेना से या अजीत पवार से हाथ मिलाने में। अब ये वॉशिंग मशीन से साफ होकर निकल चुके हैं, तो पॉलिटिकली भी सेफ है, बीजेपी बहुत हमला भी नहीं कर पाएगी। तो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन होगा और आज शाम तक ही होगा, ये हम देखेंगे। राष्ट्रपति शासन, मैं फिर कह रहा हूं कि राष्ट्रपति शासन का मंसूबा था, चुनाव का शेड्यूल राजीव कुमार ने इस ढंग से बनाया कि राष्ट्रपति शासन लगे और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सरकार बनाए। वो सरकार, लगता है कि सरकार जो है कल और परसों बनेगी, चाहे वो हंग असेंबली आए, और पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में होता हुआ, ये संभावना पहले घंटे के उस पर। और एक आखिरी बात, उत्तर प्रदेश, सल्यूट है उत्तर प्रदेश की जनता को, जिन महिलाओं ने उस पिस्तौल, पुलिस वाले की पिस्तौल के परवाह न करते हुए वोट डाला, लाठियां चली वहां, पूरा योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने वहां ये काम किया कि वोट न डाल पाए लोग। सल्यूट है अखिलेश यादव को कि उन्होंने लगातार दबाव बना के रखा। अगर अखिलेश यादव उतना सख्त रवैया नहीं रखते, अगर उत्तर प्रदेश की जनता हिम्मत न दिखाती, तो आज 9 की 9 सीटें जो है वो बीजेपी को मिल रही होती। ये आपके स्क्रीन पे 5 और 4 का आंकड़ा नहीं होता, 9 और 0 का आंकड़ा होता। तो और यहां से कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की भी। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का ट्रेंड था वो बरकरार है, और इसका असर उत्तर प्रदेश के लीडरशिप पे भी पड़ेगा, बीजेपी के अंदर की डायनेमिक्स पे पड़ेगा, और यहाँ से एक नई राजनीति राष्ट्रीय स्तर पे भी शुरू होगी। जी राजीव, राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होगी जब इधर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की 287 सीटों में से 288 सीट्स टोटल हैं, उनमें से 287 सीट्स के रुझान हमारे सामने हैं, और इसमें एनडीए 139 139 एनडीए और 134 इंडिया। यहां पहली दफा एक 4 सीटों का गैप यहां नजर आ रहा है। हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी चीज की अभी अभी जो खबर आ रही है, देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट पर नागपुर दक्षिण से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पीछे चल रहे हैं। अजीत पवार भी पीछे चल रहे थे थोड़ी देर पहले। अभी पता करता हूं कि अजीत पवार के क्या हाल हैं, और अब आगे हो गए हैं बारामती सीट से, अब आगे हो गए हैं अजीत पवार, लेकिन देवेंद्र फडणवीस पीछे चल रहे हैं। तमाम आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं। स्क्रीन पर आप अलग अलग आंकड़ों को देख रहे हैं। हमारे सहयोगी साथी, वरिष्ठ साथी सब यहां जुड़े हुए हैं, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, जो आंकड़े आप देख रहे हैं, झारखंड में 47 और 32 और यहां 81 सीटों के रुझान पूरे हैं, और 81 सीटों में से यहां कंफर्टेबल पोजीशन में इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। यह नतीजों में तब्दील नहीं हुआ है अभी, और पहले घंटे का ही जो अगर काउंटिंग है वो कहें, ईवीएम की काउंटिंग पहले घंटे की अभी समाप्त हुई है ईवीएम की, लेकिन उसके अलावा पोस्टल बैलेट की काउंटिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देखिए, इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच जो मुकाबला वहां चल रहा है महाराष्ट्र में, वो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। इन दोनों मुकाबलों के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया झारखंड को लेकर करना चाहता हूं। झारखंड में अगर ये स्थिति है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके तमाम साथियों की राजनीति पर सवालिया निशान लग जाए। प्रधानमंत्री ने झारखंड में क्या कुछ नहीं कहा, घुसपैठियों का मुद्दा लेकर आए, रोटी और बेटी छिन रही हैं आपकी, ये दावा किया उन्होंने। 11वें साल के आप प्रधानमंत्री हैं, अगर इसके बावजूद घुसपैठ हो रही है देश में, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपके गृह मंत्री है, आपकी सरकार की। रोटी बेटी छिन रही है और आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उसके मूक दर्शक क्यों बने? तीसरी बात यह है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, जिस तरह से उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, सरकार गिरी नहीं, लगातार चलती रही। चंपाई सोरेन बने मुख्यमंत्री और फिर वे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इतना सब करने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं अगर कह रहा हूं क्योंकि अभी ये शुरुआती रुझान,
शुरुआती रुझान में भी अगर भारतीय जनता पार्टी इतना पीछे चल रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी के उन तमाम लोगों को जो असम से लेकर मध्य प्रदेश तक के मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री वहां गए और सांप्रदायिक राजनीति की में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हेमंता विश्व शर्मा ने क्या कुछ नहीं कहा झारखंड जाकर, उन सबके राजनीतिक विमर्श को खारिज करने का ऐलान इस वक्त झारखंड की जनता करती हुई दिखाई दे रही। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में जिस तरह कांटे की टक्कर चल रही है, वो भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत सुखद संकेत नहीं है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, जिस तरह देवेंद्र फडणवीस को तड़के 4 बजे शपथ दिलाई गई, उसके बाद एकनाथ शिंदे के जरिए अगली सरकार बनी, सब कुछ किया गया। जो अजित पवार 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी प्रधानमंत्री की नजर में थे, वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, डिप्टी सीएम बन गए। इतना सब करने के बावजूद अगर ये गला काट स्पर्धा 139 और 134 तक ही पहुंची है, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर सवाल खड़े कर रही है। महाराष्ट्र में भी उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ चुनाव शुरू किया। खुद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के नेताओं ने खारिज कर दिया कि यहाँ पर इस बयान की, इस नारे की जरूरत नहीं है। अजित पवार ने कह दिया और भी तमाम जो सहयोगी थे बीजेपी के, खुद बीजेपी के नेताओं ने भी खारिज कर दिया उस नारे को, और अब जनता भी खारिज करती हुई दिखाई दे रही। प्रशांत जी ठीक कह रहे थे कि अभी त्रिशंकु विधानसभा की संभावनाएं दिख रही हैं महाराष्ट्र में, लेकिन अभी 2-3 घंटे और रुकना पड़ेगा, उसके बाद बड़ी उठापटक होगी महाराष्ट्र में। और बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत जी ने, मैं उन्हें एनडीए गठबंधन के घटक दल मानता हूं, जिसमें पहले नंबर पर चुनाव आयोग है, फिर ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, आईटी है, ये सब मिलकर, सीबीआई वगैरह सब मिलकर फिर अपने गठबंधन के दल की सरकार बनाने की कोशिश में जुट जाएंगे आज शाम को। इसमें तकनीकी पक्ष पर भी ध्यान देना जरूरी है कि महाराष्ट्र विधानसभा का जो कार्यकाल है उसके लिए चंद घंटे बाकी है। अगर आज शाम तक, आधी रात तक ये सब विधायक जीत कर नहीं पहुंचे, महाराष्ट्र बड़ा राज्य, सबको बाई रोड निकलना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर से निकलना पड़ेगा अपने अपने सर्टिफिकेट लेकर जीतने के, और कल हर हालत में सरकार बनानी पड़ेगी, वरना वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो मुझे लगता है जितनी भी उठापटक होनी है, वो जितने भी घोड़े दौड़ने हैं, जो घुड़दौड़ होनी है, खरीद फरोख्त होनी, वो आज शाम तक, आज रात को हो जाएगी। तो अभी देखते हैं 2-3 घंटे और ये आंकड़े कितने बदलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2-3 घंटे में अभी आंकड़े कितने बदलते हैं। पहले घंटे ईवीएम की काउंटिंग हो चुकी है, पहले घंटे की काउंटिंग, उससे पहले आधे घंटे 45 मिनट तक पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग हो चुकी है, और इस वक्त 9:52 लगभग 10 बजने को है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है। 2 घंटे की काउंटिंग में जो सामने रुझान आ रहे हैं, उसमें 45 सीटों पर झारखंड में 45 सीटों पर लीड करते हुए इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा। मध्य प्रदेश और बुधनी से कांग्रेस आगे है। मध्य प्रदेश में बुधनी से कांग्रेस आगे है। मध्य प्रदेश आप जानते हैं, और बुधनी सीट जो है शिवराज सिंह चौहान की सीट है, वहां से कांग्रेस आगे है। झारखंड से, रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे, दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे। ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं। दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसंत पटेल आगे चल रहे हैं। वायनाड से 60,000 मतों से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। वायनाड से 60,000 मतों से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। ये तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट आप तक। झारखंड से इंडिया गठबंधन को बहुमत है, झारखंड से इंडिया गठबंधन को बहुमत है। और अंशिता, और क्या कुछ चल रहा है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में दोनों गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है, और ये बहुत ही बेहद दिलचस्प हो रखा है इस वक्त मुकाबला। चाहे हम झारखंड की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, दोनों ही जगह पर कांटे की टक्कर अभी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी, जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि अभी इस वक्त कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और सभी की नजरें बार बार उस तरफ पहुंच जाती हैं जब हरियाणा के रुझान आ रहे थे और उसके बाद कैसे तस्वीर पलटी थी। इसलिए इस वक्त अभी कुछ भी कहना वाकई में जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां है, उसने एनडीए की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। एनडीए परेशान है क्योंकि वो मानकर चल रही थी कि एक बार फिर से वो सत्ता में आएंगे। हालांकि पहले भी वो तोड़फोड़ करके ही महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बनाई थी। तो ऐसे में सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि शरद पवार गुट
आगे निकलेगा या अजीत पवार गुट आगे निकलेगा या फिर शिंदे गुट अच्छी स्थिति में रहेगा या फिर उद्धव गुट अच्छी स्थिति में रहेगा। तो यहां पर अभी फिलहाल एनसीपी की अगर हम बात करें तो शरद पवार गुट आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार अच्छी स्थिति में है और इधर अजीत पवार को झटका ही मिल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ सीट्स हैं जिन पर अजीत पवार की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। बारामती सीट पर स्थितियां यहां पर अभी हम देख सकते हैं कि कल्पना सोरेन आगे चल रही हैं। गांडेय सीट से कल्पना सोरेन लगातार आगे बनी हुई है। ये पहला चुनाव वो लड़ रही है, उस हिसाब से देखा जाए वो अच्छी स्थिति में। वहीं अखिलेश यादव का बयान है कि सर्टिफिकेट मिलने पर यहां पर अखिलेश यादव लगातार बने हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सीट्स थी 9 सीटों पर वहां पर उपचुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लगातार ये देखा जा रहा है। वहीं एमपी बुधनी से कांग्रेस आगे चल रही है, यहां पर कांग्रेस आगे निकल गई। बुधनी सीट जैसे कि बता सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सीट रही है ये, इस पर भी एनडीए में रार देखने को मिली थी। शिवराज सिंह चौहान चाहते थे कि उनके बेटे को यहां से उतारा जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी आलाकमान ने झटका दिया था शिवराज को। लेकिन अब यहां पर देखा जा सकता है कि इस तरह से यहां पर शिवराज सिंह चौहान को, शायद शिवराज सिंह चौहान के बेटे को इस सीट से ना उतारना एनडीए को भारी पड़ सकता है, बीजेपी को भारी पड़ सकता है। और यहां पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। वही वायनाड से प्रियंका गांधी इस वक्त 60,000 वोटों से आगे हैं। लगातार हम शुरुआत से इसको कह रहे थे कि प्रियंका गांधी, जब शुरुआत में हमने इसमें बात की थी इस बारे में, तो उस वक्त 3 से 4,000 मतों से आगे चल रही थी प्रियंका गांधी। और उस वक्त भी इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हो चुका है रुझानों में। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है जी। तो झारखंड में स्थितियां लगातार ये था कि क्या होगा वहां पर, ये माना जा रहा था। लेकिन अभी जो स्थितियां, बिल्कुल सही कहा अमलेंदु जी आपने कि बहुमत में हासिल कर चुकी है झारखंड में। और हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन की मेहनत वहां पर रंग लाती नजर आ रही है। और यहां पर मैं ज्यादा कहना चाहूंगी कल्पना सोरेन के लिए, क्योंकि हेमंत सोरेन जब जेल में गए उसके बाद से कल्पना सोरेन ने जो मोर्चा संभाला, तमाम मंचों से जाकर कल्पना सोरेन ने जो इस बात का जिक्र किया कि आपके दादा को किस तरह से साजिशों में फंसाकर जेल में डाला गया है, वो मेहनत, कल्पना सोरेन के वो बयान, वो भाषण, वो इमोशनल चीजें जो उन्होंने मंचों से कही, महिलाओं का विश्वास जिस तरह से उन्होंने जीता, मैया सम्मान योजना को लेकर वो लगातार जब जाती रही। और खासकर यहां पर देखने वाली बात यह है कि चंपाई सोरेन को लाकर अपने साथ बीजेपी ने जो खेल करने की कोशिश की थी, वो सारा का सारा खेल यहां पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है झारखंड में। इस वक्त हम जो देख पा रहे हैं, रुझान जो बता रहे हैं, वो ये है कि सारी रणनीतियां जो बीजेपी की तरफ से बनाई गई थी, या चंपाई सोरेन के सहारे से बीजेपी ने जो सेंध लगाने की कोशिश की थी, हेमंत सोरेन ने पूरा वो गेम पलट दिया। उस वक्त ही देखा गया था कि जिस तरह से चंपाई सोरेन जब दिल्ली गए थे, तो दिल्ली के पीछे इधर चंपाई सोरेन दिल्ली गए कि शायद उनके साथ बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन हेमंत सोरेन ने बहुत ही अच्छी सूझबूझ के साथ सारा गेम पलट दिया। मतलब चंपाई सोरेन दिल्ली से वापस आते हैं तो यहां पता चलता है कि उनके जो समर्थक थे उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि अगर आप जेएमएम के साथ रहेंगे तो हम आपके साथ जाएंगे, अगर आप जेएमएम को छोड़ेंगे तो हम हेमंत सोरेन का साथ नहीं छोड़ेंगे। और वो वफादारी जो लोगों ने दिखाई, वो जमीन पर उतर के काम किया। और ये बात भी वहां देखने को मिली कि चंपाई सोरेन पर सीधा अटैक ना हेमंत सोरेन की तरफ से किया गया था शुरुआत में, ना कल्पना सोरेन की तरफ से किया गया था। जब भी उनसे सवाल किया जाता था कल्पना सोरेन से, तो वो बहुत ही सम्मानजनक तरीके से कहती थी, वो हमारे चाचा हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और यही सारी चीजें कल्पना सोरेन के, यही बयान, यही चीजें जिस तरह से उन्होंने चंपाई सोरेन को लेकर बयानबाजी की, वो सब जनता के दिल को कहीं ना कहीं छू गई। और जो धोखा चंपाई सोरेन ने दिया था, चंपाई सोरेन का वो जो धोखा जनता को पसंद नहीं आया, और उसी का नतीजा आज झारखंड में जो अभी रुझान आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि जनता ने एक बार फिर से जेएमएम पर भरोसा जताया है, एक बार फिर से इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताया है। तो ये सारी चीजें यहां पर देखी जा सकती हैं। अमलेंदु जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, और क्या कुछ आपको लगता है जो बहुमत, जो अभी रुझान बहुमत की तरफ है झारखंड में जो चीजें हैं, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए अंशिता, अभी काफ़ी मामला अभी ऊपर नीचे और होगा, क्योंकि अभी बिल्कुल शुरुआती है, अभी एक दौर की ही मशीनों की हुई है, तो थोड़ा समय लगेगा। इधर एनडीए को आप देखिए कि महाराष्ट्र में जो है पूर्ण बहुमत मिल चुका है, 150 पे आ गया है, इंडिया 125 पे आ गया है। अभी तक इंडिया आगे चल रहा था, एनडीए पीछे चल रहा था, तो अभी ये काफ़ी कुछ ऊपर नीचे ये होता रहेगा। लेकिन जो झारखंड का मसला है, जो आपने कहा, बिल्कुल वो सही नजर आता है कि वहाँ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की मेहनत जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करती हुई दिखाई पड़ ये। हालांकि अभी भी हम कहेंगे कि अभी भी ये रुझान जो है, ये इनको परिणाम की तरफ हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी काफी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल,
जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप अमलेंदु जी कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। और हम शुरुआत से आज सुबह से जब से हम 6 बजे से अपने दर्शकों के साथ रूबरू हैं, लगातार उनको अपडेट्स पहुंचा रहे हैं और घूम फिर के बात बार बार झारखंड चुनाव की आ जाती है। तो यहाँ पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ही जब झारखंड के नतीजे आए थे तो सभी को चौंका दिया था। और उसी का नतीजा देखा गया कि हरियाणा के जब नतीजे आए थे, माफी चाहूंगी, हरियाणा के जब नतीजे आए थे तो सभी को चौंका दिया था। और उसी की वजह से बार बार हम यहाँ हरियाणा की बात कर रहे हैं और घूम फिर के हम हरियाणा पर आ जाते हैं। लेकिन आज हो सकता है कि जिस तरह से हरियाणा के नतीजों ने निराश किया था, हो सकता है आज जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनते देखना चाहते हैं उन लोगों को शायद आज निराशा हाथ ना लगे और हो सकता है कि एक बार फिर से कुछ तब्दीलियां हो जाए। क्योंकि चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष नजर गड़ाए हुआ था, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था कि चुनाव आयोग दबाव में है। लेकिन अभी देखना होगा चुनाव आयोग ने वाकई में दबाव में है, चुनाव आयोग कुछ विपक्ष के बारे में सोचता है या फिर से कुछ खेल हो जाता है। ये सारी चीजें लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस पर। और अभी मैं प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कि अभी जो स्थितियां हैं ये बरकरार रहने वाली है या कुछ खेल हो सकता है? देखिए, खेल तो अब महाराष्ट्र में होगा और महाराष्ट्र में खेल ये होने की उम्मीद है कि बीजेपी को अपने दम पे तो बहुमत वहां पे नहीं मिलने जा रहा, जो अभी तक के ट्रेंड है। आगे ये ऊपर नीचे होगा तो हम लोग तो उसकी विवेचना करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि बीजेपी को इस बार भी मुख्यमंत्री पद सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर बीजेपी इस जिद में रहती है कि मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे तो आज शाम तक ये महायुति रहेगी ही नहीं, इस महायुति में दरार पड़ जाएगी। और जो मैंडेट अभी दिख रहा है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का जो अगर इस वक्त की मैंडेट को आप देखें तो एकनाथ शिंदे के पक्ष में वो मैंडेट दिख रहा है। उनकी जो लाडकी बहना योजना है वो काम करती हुई दिख रही है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये दिख रहा है। तो अगर ये दिख रहा है और उनकी वजह से वहां पे सरकार वापस आती हुई दिखाई दे रही है, तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना या बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री थोपना देवेंद्र फडणवीस को या किसी और को, ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत उलटफेर का मामला हो जाएगा। और वो अगर ऐसा बीजेपी करेगी तो बीजेपी को ये महायुति में जो है दरार पड़ जाएगी और फिर एक नया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट वहां पे होगा महाराष्ट्र में। ये बात तय है कि राष्ट्रपति शासन जो है उसकी संभावना को देखते हुए सरकार ईडी सीबीआई से बनाने के लिए ये पूरा इलेक्शन शेड्यूल राजीव कुमार ने बनाया। मुझे लगता है कि ये संभावना जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये संभावना महाराष्ट्र में नहीं होगी। महाराष्ट्र में कल या परसों तक कोई ना कोई सरकार बन जाएगी। अब वो कैसे बनेगी वो हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। एक बात झारखंड में जिस सरकार लौट रही है, जो ट्रेंड के हिसाब से दिख रहा है, हेमंत सोरेन की, कल्पना सोरेन का उसको देना पड़ेगा उसका क्रेडिट। कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से मेहनत की है, जिस तरीके से जनता ने उनको स्वीकारा है और जिस तरीके से उनकी भी महिलाओं की जो योजना है, मैया सम्मान योजना, वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। ट्राइबल बेल्ट में उनका दबदबा कायम है। चंपाई सोरेन अपनी सीट से भले ही सरायकेला से अभी लीड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी को जो है पटरा में बैठा दिया झारखंड में। उन पर इन्वेस्टमेंट बीजेपी का बेकार गया और वो बीजेपी को बहुत फायदा नहीं दिला पाए। जी, तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि चंपाई सोरेन के सहारे से जो बीजेपी ने खेल बनाने की कोशिश की थी, जो रणनीति सेट की थी, वो उन्हें फायदा पहुंचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं अभी चंपाई सोरेन। और ये बात देखी गई थी कि जब झारखंड के लिए जब तैयारियां चल रही थी, उस दौरान जब चंपाई सोरेन बीजेपी में आ सकते हैं, इसको लेकर तमाम खबरें चल रही थी, तो बीजेपी के अंदर चंपाई सोरेन का लगातार विरोध देखने को मिल रहा था। बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, लगातार उन लोगों का कहना था कि चंपाई अगर बीजेपी में आएंगे तो उन्हें
नुकसान होगा। और आज की जो स्थिति है झारखंड में, वो कहीं ना कहीं जो बाबूलाल मरांडी हैं या अर्जुन मुंडा हैं, उन्होंने जो उस वक्त कहा था वो चीजें यहां पर साफ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आदिवासी पहले ही नाराज थे और अब आदिवासियों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई जब चंपाई सोरेन ने जेएमएम के साथ धोखा कर दिया। तो ये स्थितियां यहां पर हैं। और अभी मैं आना चाहूंगी शकील अख्तर जी आपके पास, क्या लगता है आपको कि झारखंड में अभी जिस तरह की टक्कर बनी हुई है, टक्कर तो नहीं कहेंगे, अभी तो आगे ही निकल गया है जेएमएम, तो ये स्थितियां आगे बनी रहेंगी या अभी कुछ पलट सकता है? तो ये स्थितियां बनी रहेंगी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए थे वहां पे, और राहुल गांधी ने भी यही कहा था कि छोटे छोटे पैसों के लिए गिरफ्तार हो जाते हैं लोग, और इतना बड़ा घोटाला अडानी का, और वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाते हैं, तो अडानी क्या चीज है? तो उनकी गिरफ्तारी के बाद में जो उनके पक्ष में सहानुभूति लहर चली, और कल्पना सोरेन ने जिस तरह से उस सहानुभूति लहर को आगे बढ़ाया, ये उसकी जीत है, और ये बहुत बड़ी जीत है। अगर झारखंड में जो रुझान होते हैं वही रहते हैं, तो ये बात साबित हो जाएगी कि अगर आप विद्वेष की भावनाओं से किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हो, राजनीतिक नेताओं को परेशान करते हो, तो जनता उसका जवाब देगी। एक दूसरी बात, अभी आपने बुधनी का जिक्र किया, बुधनी में कांग्रेस की लीड बहुत महत्वपूर्ण है। जीतू पटवारी जो वहां के नए अध्यक्ष बने हैं, ये उनकी मेहनत का परिणाम है। और कमलनाथ जिन्होंने मध्य प्रदेश की कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है, यह उनकी हार है। कमलनाथ और उनके आदमी जो है इस चुनाव में कहीं काम नहीं कर रहे थे और उल्टे यहां वहां जाके, बाबाओं के पास जाके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और कर रहे थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में एक और जगह उपचुनाव हो रहे हैं, वहां आप देखिएगा कि क्या है, विजयपुर में, वहां भी कांग्रेस के एक दल बदलू जो है, रामनिवास रावत जो है, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। डॉक्टर राकेश पाठक बैठे हैं, वो शायद अभी बताएं। एक और बात, कल नेताजी का बर्थडे था। नेताजी मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजादी के बाद के नेताजी, आजादी के पहले के नेताजी, सॉरी मुलायम सिंह यादव, वेरी वेरी सॉरी, आजादी के बाद के नेता मुलायम सिंह यादव जिन्हें कहा जाता है। तो मुलायम सिंह यादव का कल बर्थडे था, और आज जो है अखिलेश ने उन्हें बड़ा अच्छा हैप्पी बर्थडे गिफ्ट कर दिया है। इससे अच्छा हैप्पी बर्थडे गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। अभी जो लीड चल रही है, अगर वही परिणाम चुनाव नतीजों में आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि जितनी ताकत हर तरह की उत्तर प्रदेश में लगाई गई, वो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। सीधे सीधे पिस्तौल तान के पुलिस अधिकारी लोगों को रोकने की और खास तौर से महिलाओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हर जगह जहां जहां उपचुनाव हो रहे थे, महिलाओं को, औरतों को और अल्पसंख्यकों को रोकने की कोशिश हो रही थी। और ऐसी स्थिति में लोग गए, वोट डालने गए, लोगों ने वोट डाला, और वो वोट जो है इस अलोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ डाला। भाई अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो इनके वोट की कीमत क्या रहेगी? राहुल जो संविधान दिखाते हैं, उस संविधान का एक ही मतलब है, जनता के लिए सिर्फ एक मतलब है। राहुल के संविधान में लिखा है कि चुनाव होंगे और आपके वोट से ही सरकार बनेगी। और संविधान ही नहीं होगा, चुनाव ही नहीं होंगे, वोट ही नहीं होगा, तो जनता को पूछने कौन जाएगा? फिर तो जनता को यही कहेंगे कि 5 किलो अनाज मिल रहा है, खाओ और खुश रहो। यहाँ पर देखा जा सकता है, आपने जैसे यूपी की बात की है, तो देखा जा सकता है कि संविधान का मुद्दा एक बार फिर यहाँ पर काम करता रहा, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान के मुद्दे को लगातार उठाया गया था, राहुल गांधी हर जगह संविधान की बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी ने भी उस संविधान की बात की थी, और अब एक बार फिर जब यूपी चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए जब प्रचार प्रसार कर रहे थे अखिलेश यादव, तो लगातार संविधान के मुद्दे को उठा रहे थे। तो एक बार फिर अगर यही जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं यूपी से, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं, तो यहां पर देखा जाएगा कि बटेंगे कटेंगे या हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के जनता अब अपने हितों के बारे में सोच रही है। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो मुद्दे हैं उनके बारे में सोच रही है। और समाजवादी पार्टी ने, खासकर अखिलेश यादव ने अभी पिछले दिनों एक नारा, जब बटेंगे तो कटेंगे जब बहुत तेजी से चल रहा था, तो उस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए गए थे, जिस पर लिखा था जुड़ेंगे तो जीतेंगे, एक होंगे तो जीतेंगे। इस तरह से उन्होंने
उन्होंने एक मैसेज दिया था और वो मैसेज कारगर होता यहाँ साबित हो रहा है अगर यही नतीजे आ जाते हैं तो। राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में ही हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये शिवराज सिंह चौहान की जो सीट थी जिससे वो चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, तो क्या इसका नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी को? क्या कहना चाहेंगे आप? होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि शकील साहब अपडेट ये है कि अब दोनों सीटों पर विजयपुर और बुधनी भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई 1000 वोट से। लेकिन ये बात सही है कि दोनों सीटों पर शुरुआत में कांग्रेस ने अच्छी बढ़त बनाई थी। ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार है। अभी विधानसभा चुनाव, लोकसभा की 29 सीटें जीती है बीजेपी, इसलिए उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी ही आमतौर पर चुनाव जीतती है। शिवराज सिंह अपने क्षेत्र से कांग्रेस को जीत जाने दें या कांग्रेस जीत जाए, ये थोड़ा कठिन खेल है। फिलहाल लगता नहीं है कि अब इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बुधनी और विजयपुर दोनों जगह बीजेपी आगे हो गई है, कुछ 1000 वोट से, कुछ 4000 वोट से बुधनी में, 5000 वोट से विजयपुर में बीजेपी आगे। लेकिन पूरा जो परिदृश्य है महाराष्ट्र और झारखंड का, ये बड़ा अजीबो गरीब सा है। झारखंड में जनता कुछ और फैसला सुना रही है, महाराष्ट्र में कुछ और फैसला। दोनों जगह के मुद्दे अलग थे। झारखंड में निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन को जेल भेजना, उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास, इन सारी चीजों को वहां की जनता ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन वैसा ही महाराष्ट्र में हुआ। उद्धव ठाकरे के किसी भी नारे को जनता ने नहीं सुना। इसका मतलब ये है, अगर ये रुझान है और लग रहे हैं, काफी बढ़त दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा बदलाव होने की संभावना मुझे कम से कम अब नहीं दिखती। तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों ने उद्धव ठाकरे की सरकार के गिराए जाने को, उस विश्वासघात को उतनी तवज्जो नहीं दी है जितनी तवज्जो एकनाथ शिंदे की योजनाओं को, उनकी लाड़की बहना योजना और बाकी चीजों को, या हिंदुत्व के नारे को भी। अगर मोदी और शाह ने, मैंने शुरू में कहा था कि अगर कांटे का मुकाबला है तो जरूर विचार करना पड़ेगा, लेकिन अब अगर आंकड़ा इतना बदल रहा है तो लगता है कि वहां भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने काम किया है। फिलहाल एक चीज को जरूर ध्यान में रखना होगा कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है। हरियाणा में भी जो हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र में मतदान के दिन से आज के दिन तक, यानी 22 तारीख कल शाम तक 10 लाख वोट बढ़ गए। ऐसा कौन सा उपक्रम है, ऐसी कौन सा तरीका है, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके कुरैशी जी कह चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगले दिन सुबह 7 बजे तक फाइनल आंकड़ा जारी हो जाना चाहिए। और महाराष्ट्र में तो जनसंपर्क विभाग का संचालक मतदान के आंकड़े जारी कर रहा है, जिसका ये काम नहीं था। तो उनकी एक्स पर, उनका ट्विटर पर जो हैंडल है, किसी भी राज्य का जनसंपर्क विभाग मतदान के आंकड़े चुनाव आयोग से इतर या उससे पहले कैसे जारी कर सकता है? और वो जारी कर रहा है। 10 लाख वोट बढ़ गए 20 तारीख से कल शाम 22 तारीख की शाम तक। ये चीजें भी है जिन पर देश को जरूर सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी जो जनादेश है उसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा और पुनर्विचार करना पड़ेगा कि सचमुच में भारत में अब कैसी राजनीति लोगों को चाहिए, कैसी राजनीति अब लोग पसंद करते हैं। में अभी स्थितियां एकदम बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और महाराष्ट्र पर नजरें सभी की टिकी हुई हैं, क्योंकि समय वहां ज्यादा नहीं है। तो एक बड़ा सवाल जो इस वक्त खड़ा हो गया है कि अगर एनडीए सत्ता में वापसी करता है तो क्या एनडीए के बीच सब कुछ ठीक रहेगा? क्योंकि नवाब मलिक के अगर हम बयान की याद दिलाएं एक बार फिर, तो उन्होंने कहा था कि अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। यहां शिंदे गुट बार बार इस पर बात करता ही रहा है कि शिंदे को ही दोबारा से सीएम होना चाहिए, और बीजेपी की तरफ से संकेतों में यह कहा जाता रहा कि जो सबसे ज्यादा सीट्स लेकर आएगा सीएम उसका बनेगा। तो यहां पर तीनों के बीच पेच फंसेगा, खींचतान होगी। क्या स्थितियां वहां पर बनेगी? क्या एनडीए में तूफान बाद में भी देखने को मिलेगा? अमलेंदु जी, देखिए, अगर ये जो इस समय दिखाई पड़ रहे हैं रुझान, अगर ये परिणामों में बदलते हैं तब तो कोई फिर तूफान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ हो सकती है निश्चित तौर पे कि एकनाथ शिंदे अब वो दावा अपना मजबूत रखेंगे कि मुख्यमंत्री मुझको बनाओ। हालांकि बीजेपी चूंकि 97 पे पहुंच रही है, हालांकि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी कम जा रही है एक तरीके से देखा जाए। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है अंशिता, वो ये है कि शिवसेना
मतलब ज्वाइंट रूप से अगर देखा जाए तो वो भी अपना पिछला स्कोर जो लगभग बरकरार रखती हुई नजर आ रही है। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो अच्छा, अगर ये देखते हैं उधर झारखंड को और इधर देखते हैं महाराष्ट्र को, तो एक चीज समझ में आ रही है कि दोनों सरकारें बच रही हैं, यानी दोनों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही है अभी तक के जो रुझान है उसको अगर देखा जाए। बाद में क्या पलट जाए अभी नहीं कह सकते। हालांकि समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल जो है वो तो आरोप लगा रहा है कि राजीव कुमार काम पर लग गए हैं। उसने ट्वीट किया है कि भाई ये बताइए कि घंटों से जो है वो डाटा अपडेट क्यों नहीं हो रहा है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। और उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कह रहा है कि आप झारखंड बीजेपी वाले आप जो है वो गोदी मीडिया को देखिए और जो इंडिया गठबंधन वाले हैं वो चुनाव आयोग की वेबसाइट को देखिए, क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे ये जो इंडिया गठबंधन है वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा आगे दिखाई पड़ रहा है। तो अब सबके अपने अपने दावे प्रतिदावे हैं। बहरहाल अब राजीव कुमार कितना काम कर रहे हैं ये तो पता नहीं, कितना काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जो ये आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं अंशिता जी। बिल्कुल आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ एक बार फिर जहां एनडीए गठबंधन थोड़ा मायूस था उसमें थोड़ी सी उम्मीद की लहर फिर से जग गई है। और ये आपने बहुत बड़ी बात कही अमलेंदु जी की दोनों ही जगह पर एंटी इनकम्बेंसी, चाहे हम झारखंड की बात करें या हम महाराष्ट्र की बात करें, एंटी इनकम्बेंसी काम करती नजर नहीं आई। दोनों ही जगह पर सरकारें बचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां बड़ी बात झारखंड की इसलिए हो रही है क्योंकि कल्पना सोरेन वहां नई थी और कल्पना सोरेन ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, वो अगर ये जीत वहां हो रही है जेएमएम की, अगर जो रुझान है अभी जिस तरह से बहुमत वहां पर छू लिया है जेएमएम ने, इंडिया गठबंधन ने, तो वहां पर अगर नतीजे ऐसे ही रहते हैं तो ये जीत एक तरह से कल्पना सोरेन की मेहनत की भी मानी जाएगी। क्या कहते हैं आप राकेश पाठक जी? देखिए, कल्पना सोरेन इस भारत की राजनीति की एक नई धूमकेतु बनकर उभरी है। खासतौर से विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है, स्थापित किया है, जब उनके पति जेल में थे, जिस तरह से उन्होंने यात्राएं की, खासतौर से उनकी जो बयान अदायगी है, उनके जो भाषण देने का तरीका है, वो इतना सहज सरल और सधा हुआ है कि जनता से सीधे कनेक्ट करते। उनका दिल्ली आना जाना भी इस दरमियान लगा रहा, चाहे अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी से मिलने आई हो जब केजरीवाल जेल में थे, या सोनिया गांधी से मिली हो, राहुल गांधी से मिली, लगातार उनकी सक्रियता ये बता रही थी कि उन्होंने अपने आप को विषम से विषम परिस्थितियों में मजबूत बनाए रखा। उन्होंने मनोबल को गिरने नहीं दिया, अपने पति के साथ खड़ी रही, मुद्दों पर बात करती रही। उन्होंने बहुत जल्दी अपनी राजनीतिक समझ को विकसित किया, क्योंकि देखिए इससे पहले वे राजनीति में नहीं थी। उनकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी उस तरह राजनीति में सक्रिय नहीं हुई। उन्होंने भी एक स्वाभाविक कुछ दौरे किए, लेकिन लगता नहीं हो सकता उनकी सोची समझी कोई रणनीति हो, केजरीवाल खुद न चाहते हो कि उनकी धर्मपत्नी इस तरह खुलकर राजनीति में आए। लेकिन कल्पना सोरेन का राजनीति में पदार्पण हमारी राजनीतिक आबो हवा में एक ताजा हवा की झोंके की तरह है। वे किसी भी राजनीतिक दल की होती, अगर जिस तरह राजनीति कर रही होती तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि परिणाम आज शाम तक सब साफ हो जाएंगे, लेकिन वर्तमान राजनीति में वे एक नया और उभरता हुआ नाम। तो ये स्थितियां जो झारखंड की हैं इस वक्त, कल्पना सोरेन का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है और चंपई सोरेन का भी हो रहा है, क्योंकि वहां पर चंपई सोरेन कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। बहुत उम्मीदें थी, उन्हें कोल्हान का टाइगर कहा जाता है, सरायकेला सीट से उन्हें उतारा गया। हालांकि अभी तक जो स्थितियां हैं वो अपनी सीट तो बचाते दिखाई दे रहे हैं शायद, क्योंकि अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता कब पीछे हो जाए, क्योंकि सामने वाले जो उम्मीदवार हैं जेएमएम की तरफ से गणेश महली, वो भी कोई कमजोर उम्मीदवार नहीं है। उनकी भी उन्होंने जमीन पर उतरकर काम किया, इस तरह की खबरें लगातार आती रही। तो अगर चंपई सोरेन अपनी सीट एक बार को बचा भी ले जाते हैं तो कोल्हान में उनका कोई खास असर नहीं दिखा, और कोल्हान तो छोड़िए पूरे झारखंड में कोई खास असर दिखता नहीं दिख रहा है। तो इसके बाद बीजेपी क्या करेगी चंपई सोरेन का, चंपई सोरेन की राजनीति का क्या होगा, ये सारी चीजें क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको प्रशांत जी? देखिए, चंपई सोरेन अब झारखंड की राजनीति में ना बीजेपी की तरफ से और ना जेएमएम की तरफ से, अब वो एक नॉन एंटिटी है। अब उनका कोई महत्व नहीं है। उनका महत्व होता अगर वो इस तस्वीर को बदल पाते तो, और उस तस्वीर को नहीं बदल पाए तो उनका वो अब राजनीति वहाँ झारखंड की राजनीति में वो किरदार नहीं है।
एक बात। दूसरी बात ये कि अगर जो ये रिटर्न हो रहे हैं और इतनी बढ़िया मेजॉरिटी के साथ जेएमएम वापसी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जेएमएम प्लस, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल भी है, ये वापस होता हुआ दिखाई दे रहा है। दो बड़ी स्पष्ट चीजें इसमें उभर के आती हैं। एक, जैसा राकेश पाठक जी कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन के नाम पर एक नया नेता देश को मिल रहा है। ट्राइबल महिला, बीटेक, एमबीए, पढ़ी लिखी, अच्छी वक्ता, 4 भाषाओं में वो भाषण देती हैं। एक बड़ा नेता हमको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन के खाते। दूसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस आते हैं तो ये उनकी पारी उनको अपने पिता से आगे का रोल देगी। शिबू सोरेन, जिनको झारखंड में गुरुजी कहा जाता है, शिबू सोरेन झारखंड के बनाने के आंदोलन में उन्होंने जीवन दे दिया अपना। लेकिन हेमंत सोरेन जब आप दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो हेमंत सोरेन की तरह केवल झारखंड में ही लिमिट नहीं रखेंगे अपने आप को, वो अब राष्ट्रीय स्तर पर ट्राइबल पॉलिटिक्स करेंगे। तो एक तरफ ये दिशा बढ़ सकती है, उनके सामने एक स्कोप है कि वो ट्राइबल का काशीराम बनने की तरफ बढ़ेंगे और ये एक नई तब्दीली जो है झारखंड से दिखाई देगी। एक आखिरी बात, ये जो कॉरपोरेट का नजरिया है नरेंद्र मोदी का, अडानी का, कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन को आप जो है नेस्तनाबूद करो, कॉरपोरेट को दो, हसदियों के जंगलों में जो हो रहा है छत्तीसगढ़ में, इन सब चीजों पे अब एक पावरफुल काउंटर विमर्श पैदा होगा पूरे देश में। ये झारखंड की जो जीत होगी वो बेसिकली ट्राइबल समाज का एक स्टेटमेंट होगा, कॉर्पोरेट के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ। जी, झारखंड का जो चुनाव हो रहा है या झारखंड के जो नतीजे आ रहे हैं, जो अभी रुझान है वो नतीजों में अगर तब्दील होंगे तो ये बड़ी जीत है और अच्छे खासे नंबर के साथ जेएमएम एक बार फिर सत्ता में वापसी कर रही है। जबकि झारखंड की सत्ता पर बहुत लंबे समय से बीजेपी की नजर थी, लगातार हम देख रहे थे, बहुत बार खबरें आई कि खरीद फरोख्त के मामले वहां देखने को मिले, बहुत बार ये कोशिश की गई कि झारखंड की सरकार को गिरा दिया जाए। जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ उसके तुरंत बाद बीजेपी की नजर झारखंड पर थी, कई बार खबरें आती रही, लेकिन हेमंत सोरेन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत अच्छी रणनीति के साथ सरकार को संभाले रखा, सभी विधायकों को जोड़े रखा, अपनी सरकार को बचाए रखा और अब यहां पर भी कामयाब होते नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन कि उन्होंने एक बार फिर से सत्ता में वापसी करी है। यानी मैया सम्मान योजना जिसका प्रचार कल्पना सोरेन ने, हेमंत सोरेन ने जनता के बीच जाकर बार बार किया और इसी तरह घुसपैठियों वाले मुद्दे को जो पूरी तरह से खत्म किया। आपको याद होगा घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर जब लगातार बीजेपी की तरफ से हमले हो रहे थे तो यहां पर हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया था, यहां पर अमित शाह को सीधा पलटवार किया गया था कि आप खुद केंद्र में बैठे हैं तो जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जितने भी बॉर्डर्स हैं उनकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। तो अगर कोई घुसपैठिए आ भी रहे हैं या कोई घुस रहा है तो सुरक्षा का मामला आपका बनता है। तो ये सारी चीजें जिस तरह से हमलावर दिखाई दिए, जेएमएम ने जिस तरह से सभी मुद्दों को, जो मुद्दे ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी बीजेपी, चाहे वो कल्पना सोरेन हो चाहे वो हेमंत सोरेन हो, इन दोनों ने जबरदस्त पलटवार किया और उसी का असर इस वक्त यहां पर देखने को मिल रहा है जब रुझान आ रहे हैं। और रुझानों में देख सकते हैं हमें इस वक्त इंडिया गठबंधन जेएमएम की अगर मैं बात करूं तो 49 सीटों पर रुझानों के तरीके से मतलब आगे चल रहा है रुझानों में, वहीं एनडीए 30 पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है और अदर्स के खाते में 2 सीटें हैं। तो यहां पर बहुमत पार कर चुका है, बहुमत पर पहुंच चुका है जेएमएम और इंडिया गठबंधन। और यहां पर अब मैं एक बार फिर से शकील जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र में स्थितियां कैसे बदल सकती हैं? क्या एनडीए अगर सरकार बनाता है तो उसके बाद क्या होगा? सीएम को लेकर किस तरह खींचतान मचेगी? क्या बीजेपी दबाव में रहेगी? जी, अमलेंदु जी के पास, आपके पास आना चाहूंगी अमलेंदु जी इस बार,
कि यहाँ पर अगर स्थितियां बनेंगी तो क्या खींचतान मचेगी, क्या पहले वाली स्थिति बनेगी कि सीएम पर, जब आपको याद होगा 2019 में भी आंकड़े कुछ कुछ ऐसे ही थे कि एनडीए की सरकार ही बनी थी, एनडीए को ही जनता ने चुना था, लेकिन सीएम फेस पर खींचतान मची और उसके बाद सरकार मतलब गिर गई थी और फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे ने जाकर एमबीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो क्या वही स्थितियां बन सकती हैं एक बार फिर? नहीं, देखिए अब इस समय तो अब जो ये आंकड़े दिख रहे हैं महाराष्ट्र में अंशिता, तो इन आंकड़ों के आधार पर तो कहा सकता है कि बीजेपी अब कंफर्टेबल है वहाँ। और अब एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों अगर एक साथ नहीं होते हैं तो बीजेपी की ब्लैकमेलिंग करने की स्थिति में दोनों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में से एक भी अगर अलग जाता है तब भी बीजेपी छोटे मोटे जो बाहर अन्य आ रहे हैं इनको मिलाकर सरकार बनाने की स्थिति में पहुँच जाएगी और बाकी और चीज़ें भी कर सकती है, चूँकि जिस तरीके से वहाँ पैसा खर्च किया गया और जिस तरीके से चुनाव आयोग का खुद का कहना है कि 1000 करोड़ रुपया उसने खर्च किया था और मतलब पकड़ा है उसने, और संजय राउत कह रहे थे कि 50 खोखे सब होके जो ये चल रहा है इसके लिए काम कर रहा है। तो ये तो साफ समझा जा सकता है कि वहाँ किस तरीके से पैसा खर्च किया जा रहा है। और जैसा कि शुरुआत में किसी ने कहा था, हमारे पैनल साथी ने किसी ने, कि चूंकि अब बाहर काम हो नहीं सकता राष्ट्रीय सेठ का भारत के बाहर, तो ये दोनों राज्य उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो सारे काम यहीं होने हैं। तो राष्ट्रीय सेठ पैसा अब ये और खर्च कर सकता है। तो यहाँ इसका मतलब अब एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ब्लैकमेलिंग की स्थिति में नहीं है। चूंकि आप देखिए जो महाविकास आघाड़ी है वो भी अब इस स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इनमें से किसी को भी साथ लेकर वो सरकार बनाने की स्थिति में आ पाए। एकनाथ शिंदे अगर चले जाते हैं तब तो बीजेपी को थोड़ा सा झटका लगता है कि एकनाथ शिंदे अगर उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएं। तो अगर बीजेपी मतलब इस तरीके का कोई खेल करती है तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब ये दोनों के ऊपर है कि ये ब्लैकमेलिंग की स्थिति में बीजेपी क्यों नहीं है। लेकिन हाँ, ये अगर जाना चाहे। अमलेंदु जी, अभी आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, इस बीच चंपाई सोरेन पीछे हो गए हैं अभी अपनी सीट से, तो ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। और चंपाई सोरेन पर लगातार हम यहाँ चर्चा भी करते रहे हैं कि चंपाई सोरेन क्या अपने जो वैसे भी उनका आना अभी तक सफल नहीं हुआ है और अब वो अपनी सीट भी बचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहीं बिहार में जेडीयू को 4 सीटों पर बढ़त बताई गई है। यहाँ पर बड़ी खबर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रांची से जेएमएम की महुआ माझी आगे चल रही हैं। जेएमएम में स्थितियां लगातार जेएमएम के पक्ष में है। झारखंड की अगर हम बात करें, बंगाल में भी 6 में से 4 सीटों पर टीएमसी आगे। इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और बड़ी खबरों में यही दिखाई दे रहा है कि एनडीए को सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में उसको थोड़ी बहुत राहत मिलती दिख रही है। लेकिन इसके अलावा हम दूसरी सीट, दूसरे राज्यों की बात करें, हम उपचुनावों की बात करें, झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें, तो हर तरफ एनडीए को, बीजेपी को झटका ही लगता दिख रहा है। टीएमसी 4 सीटों पर आगे चल रही है। दुमका से बसंत सोरेन जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। यहां पर देख सकते हैं कि जेएमएम लगातार बढ़त बनाए हुए है और अब तो बहुमत का, रुझानों की अगर हम बात करें, बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है जेएमएम झारखंड में। और वायनाड से प्रियंका गांधी लगातार आगे चल रही हैं और लगातार जो उनकी जीत का अंतर है वो बढ़ता जा रहा है। वायनाड से प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में है। और इसी तरह हम बात करें, झारखंड में इंडिया गठबंधन जेएमएम प्लस आगे चल रहा है, बहुमत को उन्होंने छू लिया है और इस तरह से बीजेपी को, एनडीए को बड़ा झटका लगा है। और वायनाड की हम यहां पर बात कर रहे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी का यह पहला चुनाव है और पहले ही चुनाव में वो शानदार जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। चुनावी डेब्यू किया है उन्होंने और जिस तरह से जनता के बीच जाकर उन्होंने प्रचार किया, जिस तरह से अपील की, उसको पसंद किया है जनता ने। राहुल गांधी के विकल्प के तौर पर जब उन्हें वहां भेजा गया तो जनता ने प्रियंका गांधी को पूरे अच्छे तरीके से स्वीकार भी किया। और इसी तरह समाजवादी पार्टी लगातार आगे चल रही है और यह बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद उसे उम्मीद थी कि शायद विधानसभा उपचुनाव में कुछ अच्छी हो जाएगी तस्वीर, कुछ बदल जाएगी, लेकिन यहां पर संविधान का मुद्दा आगे रहा है। यहां पर एक बार फिर से बीजेपी का बटेंगे कटेंगे, हिंदू मुसलमान नहीं चल पाया और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से मुद्दे उठाए, यहां अभी आपको याद होगा पिछले दिनों लगातार माफियाओं का मुद्दा उठाया समाजवादी पार्टी ने, गुंडों का मुद्दा उठाया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया और उसी तरह लगातार तस्वीरें जो उत्तर प्रदेश से सामने आई जब वहां पर 20 तारीख को मतदान हो रहा था, तो लगातार जो तस्वीरें थी उन पर भी समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया। और जो एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई थी, एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, पुलिसकर्मी 2 महिलाओं के आगे
पिस्तौल तान कर खड़े हुए थे, लेकिन उन महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और वो वोट डालने पहुंचे। उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया, अखिलेश यादव की तरफ से ऐलान किया गया कि उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो बहादुरी से जिस तरह से महिलाओं ने अपना वोट डाला, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है कि इस तरह का चाहिए, देश में ये जज्बा होना चाहिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल होना चाहिए। इस तरीके की बात हर तरफ हो रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था, अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया था कि चाहे हम ये 9 सीटें जीते या ना जीते, लेकिन हम इन दोनों महिलाओं को जरूर सम्मानित करेंगे। और यहां पर जो तस्वीरें निकल कर आई थी उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव थे, इन पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि ये तय करेंगे कि अब सीएम योगी का क्या होने वाला है। अब एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी पर हमलावर हो जाएंगे और लगातार पिछले दिनों जब लोकसभा चुनाव के बाद लगातार सरगर्मियां बढ़ी रही थी उत्तर प्रदेश में, केशव प्रसाद मौर्य इस पूरी कोशिश में थे कि यूपी से सीएम की कुर्सी सीएम योगी आदित्यनाथ से छीन ली जाए। उसके बाद उन्हें अल्टीमेटम दिया गया था कि आप उपचुनावों के नतीजे बीजेपी के पक्ष में लाकर दिखाइए, उसके बाद आगे का सोचा जाएगा। अब एक बार फिर यहां पर तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है कि एक बार फिर यूपी में सरगर्मियां बढ़ेंगी और एक बार फिर समाजवादी पार्टी तंज कसेगी, चुटकियां लेगी। और आपको याद होगा समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का वो जो एक ट्वीट था कि 100 लाओ सरकार बनाओ, वो तेजी से उन दिनों वायरल हुआ था। और अब एक बार फिर यहां पर स्थितियां बन रही हैं कि एक बार फिर से यूपी में सीएम योगी को झटका लग सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ जो बगावत है, जो अंदरूनी बगावत है, वो एक बार फिर खुलकर सामने आ सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इस वक्त करती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। तो यहां पर फिलहाल महाराष्ट्र पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था वहां पर बहुत सारे मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए गए थे, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का मुद्दा, अनशन जो मराठा आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, बहुत मुद्दे थे महाराष्ट्र में। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो सभी मुद्दे कोई काम करते हुए नजर नहीं आए। क्या लगता है आपको राकेश पाठक जी? देखिए, जिस तरह की महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया, जो मुद्दे वहां पर जनता के सामने रखे गए, बटेंगे तो खटेंगे, और भी जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति वहां हुई, तो स्वाभाविक तौर पर अब ऐसा लगने लगा है कि जो दिल्ली बेल्ट है और महाराष्ट्र अगर हम चले तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी का ये जो सांप्रदायिक कार्ड है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, वो अच्छी तरह भाने लगा, अच्छा लगने लगा है। उसके भीतर ये डर बिठा दिया गया है बहुसंख्यक समाज के भीतर कि वो 80 होते हुए भी 20 से डरे। उसको खतरा 20 लोगों से है, जबकि वो खुद 80 की संख्या में मौजूद है। मुझे लगता है इन तमाम कारणों के अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है महाराष्ट्र का, जिसे हमें अब तक की चर्चा में शामिल करना चाहिए था, शायद नहीं हुआ, हो सकता मेरे आने से पहले हुआ हो। वो है राष्ट्र सेठ अडानी के प्रोजेक्ट्स। उद्धव ठाकरे पहले दिन से कहते रहे कि उनकी सरकार बनी तो धारावी का प्रोजेक्ट अडानी से छीन लिया जाए, रद्द कर दिया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे व्यावसायिक हित हैं जो अडानी से लेकर गुजरात के बड़े बड़े कारोबारियों के महाराष्ट्र से जुड़े हुए। बहुत बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात जाते रहे हैं पिछले 3 सालों। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि अडानी और उनके संरक्षक कम से कम ये जोखिम नहीं ले सकते थे कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में उनकी अपनी सरकार न हो, किसी ऐसे गठबंधन की, किसी ऐसी पार्टी की सरकार हो जो उनके हितों पर कुठाराघात कर दे, उनके प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दे, निरस्त कर दे, नए सिरे से उसकी जांच बिठा दे। तो ये सब चीजें तो मंजूर नहीं हो सकती। इसलिए जो भी कुछ करना था वो सब किया गया। क्या देश वो नजारे भूल जाएगा कि पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े नगदी के साथ पकड़े गए? वे अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, कोई छोटे नेता नहीं है कि कोई पन्ना प्रमुख हो या मंडल अध्यक्ष हो। ऐसी गतिविधियों के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती तो आश्चर्य होता। चुनाव जीतना उसके लिए महाराष्ट्र में करो या मरो का प्रश्न था। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दों ने इकट्ठे मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि बीजेपी और उसका गठबंधन जीतते हुए दिखाई दे रहे। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इनके गठबंधन ने जो गलतियां की होंगी उस पर बाद में बात की होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कोई